नमस्कार। आज हम फ्रीडम मैकफadden के उपन्यास समवन इन द एटिक के एक विस्तृत सारांश पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या हॉरर सस्पेंस कह सकते हैं। बिल्कुल। तो आज का मकसद है कि इस सारांश के आधार पर हम कहानी के ताने बाने को थोड़ा समझें। मतलब इसकी कहानी क्या है, मुख्य किरदार नौरा कैसी है और वो कौन सी मनोवैज्ञानिक गहराइयां हैं जिनका जिक्र इस समरी में है। सही। देखते हैं कि ये निचोड़ हमें कहानी के मूड और रहस्य के बारे में क्या बताता है। और जैसा कि इस जॉनरा की कहानियों में होता ही है, और ये सारांश भी इशारा कर रहा है, कहानी डर, अनिश्चितता और एक तरह के बढ़ते मानसिक दबाव के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, माहौल तो वैसा ही लग रहा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं ये सारांश हमें कहानी की दुनिया में कहाँ ले जाता है। जरूर। तो कहानी की जो सेंट्रल फिगर है वो है नौरा। सारांश से ये पता चलता है कि उसकी जिंदगी में अभी अभी एक बड़ा बदलाव आया है, तलाक। एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। हाँ, और इस उथल पुथल के बाद वो एक नए घर में शिफ्ट होती है, शायद एक नई शुरुआत की उम्मीद में। अक्सर लोग ऐसा करते हैं। शुरू में तो घर एकदम शांत लगता है, खाली सा। पर ये शांति, जैसा कि होता है ऐसी कहानियों में, ज्यादा टिकती नहीं टिकती। यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। बहुत जल्दी ही वो घर अपने राज खुलने लगता है। सारांश में खास तौर पर बताया गया है कि रात में अटारी से आवाजें आती हैं। अटारी यानी वो छत के नीचे वाली जगह जो अक्सर थोड़ी अनदेखी सी रहती है घरों में। हाँ, वहीं से अजीब धीमी सी आवाजें, और सिर्फ आवाजें नहीं, घर में चीजें भी अपनी जगह से हिल जाती हैं। अच्छा, जैसे कोई? हाँ, या तो मिलती नहीं या कहीं और रखी मिलती हैं। छोटी छोटी चीजें, पर ये नौरा के मन में एक बेचैनी सी पैदा करने लगती हैं। और इन सब से बढ़कर सारांश ये भी बताता है कि नौरा को एक बहुत परेशान करने वाला एहसास होने लगता है। क्या? कि वो अकेली नहीं है उस घर में। उसे लगता है जैसे कोई है जो उसे लगातार देख रहा है। ओ, ये तो बहुत क्रीपी है। हाँ, मतलब उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। ये कोई ठोस सबूत नहीं है शुरू में, बस एक एहसास है, लेकिन बहुत स्ट्रांग। अपने ही घर में ऐसा लगना जहां आप सबसे महफूज महसूस करना चाहते हैं, कि तो किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। बिल्कुल। और यहीं से वो मनोवैज्ञानिक तनाव जो है वो बनना शुरू होता है। और ये सिर्फ एक वहम नहीं रहता है ना, सारांश के हिसाब से। नौरा हिम्मत करके अटारी की जांच करने का सोचती है, जहां से आवाजें आ रही थीं, हाँ, वहीं। और जब वो जांच करती है तो उसका शक और पुख्ता हो जाता है। उसे क्या लगता है? उसे लगने लगता है कि शायद सच में कोई है, कोई उस घर में छुपा हुआ है, उसकी नजरों से बचकर। बाप रे, मतलब कोई सचमुच घर के अंदर रह रहा है। यही उसका शक है, और ये सोच ही अपने आप में कितनी भयानक है। हाँ, और ये शक जो है वो कहानी को उसके सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब मनोवैज्ञानिक द्वंद की तरफ ले जाता है। कैसे? सारांश इस बात पर जोर देता है कि नोरा अब एक कश्मकश में है। एक तरफ तो ये भारी डरावनी चीजें हो रही हैं, अटारी की आवाजें, चीजों का हिलना, किसी के होने का शक। और दूसरी तरफ उसकी अपनी मानसिक हालत है। अभी अभी तलाक हुआ है, नया घर है, अकेली है। तो क्या ये सब उसके दिमाग पर असर डाल रहा है? अच्छा, मतलब ये कंफ्यूजन कि ये सब सच में हो रहा है या ये उसके मन का वहम है? बिल्कुल। क्या ये कोई वास्तविक खतरा है या सिर्फ उसके अपने तनाव या अकेलेपन का नतीजा? ये सवाल कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो ये जो सवाल है, क्या सच है क्या कल्पना, ये सिर्फ पढ़ने वाले के लिए नहीं बल्कि नौरा के लिए भी सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। और सारांश जिस तरह से नोरा की हालत बताता है, लगता है लेखिका पाठक को भी उसी अनिश्चितता में रखना चाहती है जिसमें नोरा है। क्या हम नौरा पर भरोसा कर सकते हैं या उसकी बातें उसके अपने डर से मतलब प्रभावित हैं? सही कहा। और ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है कि आप मुख्य किरदार की बातों पर, उसकी समझ पर सवाल उठाने लगें। सारांश ये भी बताता है कि कहानी सिर्फ अटारी के रहस्य तक ही सीमित नहीं है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नौरा के अतीत से जुड़े कुछ राज भी खुलने लगते हैं। ओह, उसके अतीत से जुड़े? हाँ, और साथ ही उसके आज के जीवन में जो लोग हैं, शायद दोस्त, परिवार या कोई नया जानने वाला, उनके साथ उसके रिश्तों की उलझनें भी सामने आती हैं। तो मतलब खतरा सिर्फ घर के अंदर छिपे किसी अनदेखे इंसान से ही नहीं है? शायद नहीं। खतरा नौरा के अतीत से भी जुड़ा हो सकता है, या उसके मौजूदा रिश्तों में भी कोई पेच हो सकता है। ये तो उसके मानसिक संघर्ष को और भी मुश्किल बना देता होगा। उसे ना सिर्फ ये पता लगाना है कि घर में क्या चल रहा है, बल्कि ये भी समझना है कि उसके आसपास के लोग कौन हैं, उनके इरादे क्या हैं, और उसका अपना अतीत उसे कैसे परेशान कर रहा है। और यहीं से कहानी के वो गहरे विषय सामने आते हैं जिनका जिक्र सारांश में है। जैसे कि सबसे पहला और शायद सबसे साफ
विषय है मानसिक अस्थिरता और भ्रम का। नोरा का जो अनुभव है वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि डर, तनाव, अकेलापन ये सब किस हद तक हमारी सच्चाई की समझ को बिगाड़ सकते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। कहानी शायद ये दिखाती है कि बाहरी दुनिया का डर और अंदर का मानसिक उथल-पुथल कैसे एक दूसरे को और बढ़ा देते हैं। सारांश में घरेलू हिंसा और अकेलेपन जैसे गंभीर विषयों का भी नाम लिया गया है, पर यह साफ नहीं है कि ये नोरा से सीधे जुड़े हैं या... हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। सारांश सिर्फ इनका जिक्र करता है। ये हो सकता है कि ये नोरा के अतीत का हिस्सा हो, या किसी और किरदार की कहानी हो, या फिर ये सिर्फ कहानी के माहौल को बनाने के लिए इस्तेमाल हुए हों। लेकिन इन विषयों का होना ये बताता है कि कहानी शायद सिर्फ व्यक्तिगत डर तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ सामाजिक मुद्दों पर भी उंगली उठा सकती है। घरेलू हिंसा का जिक्र अक्सर उन कहानियों में होता है जहां घर, मतलब जो सुरक्षा की जगह होनी चाहिए, वही खतरे की जगह बन जाती है। बिल्कुल। और अकेलापन, खासकर किसी बड़े बदलाव या नुकसान के बाद, इंसान को वैसे ही ज्यादा वल्नरेबल बना देता है, बाहरी खतरों के लिए भी और अंदरूनी शक के लिए भी। तो हो सकता है कहानी इन चीजों का इस्तेमाल नोरा के किरदार और उसकी मुश्किलों को और ज्यादा गहरा दिखाने के लिए करती हो। हाँ, बहुत मुमकिन है। ये सिर्फ सनसनी के लिए नहीं होते, बल्कि किरदारों को समझने में मदद करते हैं। अच्छा। इसके अलावा डर और अस्तित्व की लड़ाई का थीम तो है ही कहानी के दिल में। ये सिर्फ फिजिकल डर नहीं है कि कोई हमला कर देगा। तो फिर कैसा डर? ये अपनी पहचान, अपनी समझ, अपनी मानसिक स्थिरता को खोने का डर है। नोरा सिर्फ घर के रहस्य से नहीं लड़ रही, वो अपनी रियलिटी को बचाने के लिए भी लड़ रही है। और वो सवाल, क्या सच है, क्या कल्पना, वो इस लड़ाई को और मुश्किल बना देता है। हाँ, ये सवाल पाठक को भी आखिर तक उलझाए रखता है। ये सब सुनकर तो एक बहुत ही तनाव भरी और उलझी हुई तस्वीर बन रही है मन में। और फिर सारांश के आखिर में एक बहुत जरूरी इशारा है कहानी के अंत के बारे में। हाँ, क्लाइमैक्स। रूपरेखा कहती है कि क्लाइमैक्स बेहद चौंकाने वाला है। मतलब सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं, बल्कि ऐसा खुलासा जो शायद पूरी कहानी की समझ को ही बदल दे। और चौंकाने वाले अंत तो साइकोलॉजिकल थ्रिलर की पहचान होते हैं। वो अक्सर आपको कहानी, किरदारों, यहाँ तक कि अपनी सोच पर भी दोबारा सोचने को मजबूर कर देते हैं। तो सारांश का इस पर जोर देना ये बताता है कि कहानी धीरे धीरे टेंशन बनाती है और आखिर में एक बड़ा धमाका करती है। हाँ, लगता तो यही है। और ये अंत, जैसा कि सारांश कहता है, इस बात को और पक्का करता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा डर हमारे अपने घर के अंदर ही छिपा होता है। ये बात अपने आप में बहुत असरदार है। घर वो जगह है जहां हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, जहां हम डिफेंसिव नहीं होते। और जब वही जगह खतरे का अड्डा बन जाए, तो भरोसा किस पर करें? बिल्कुल। ये असुरक्षित घर वाला जो थीम है, वो इस जॉनर में इसीलिए इतना काम करता है क्योंकि वो हमारी सबसे बुनियादी जरूरत, सुरक्षा की जरूरत पर सवाल उठाता है। ये सारांश हमें यही दिखाता है कि ये कहानी बाहरी खतरों, जैसे अटारी में कोई है, और अंदरूनी डरों, जैसे नोरा का अपना भ्रम या अतीत, के बीच की लकीर को धुंधला कर देती है। जब डर घर के अंदर आ जाता है तो वो सब बाहर का खतरा नहीं रहता, वो हमारी अपनी पहचान का हिस्सा बनने लगता है। हमारी सोच का हिस्सा। ये सोचना भी अजीब लगता है। मतलब ये सारांश सिर्फ कहानी नहीं बता रहा, बल्कि कुछ गहरे सवाल भी खड़े कर रहा है। हाँ। कि अगर हमारा अपना घर, हमारी सबसे निजी जगह ही सबसे बड़े डर का कारण बन सकती है, तो फिर सुरक्षा का मतलब क्या रह जाता है? हम किस पर यकीन करें? अपनी आंखों, कानों पर, आसपास के लोगों पर, या खुद अपने दिमाग पर? सही कहा। और ये कहानी की रूपरेखा जिस तरह से ये मनोवैज्ञानिक तनाव, भरोसे का संकट और सच्चाई पर शक को दिखाती है, वो ये बताती है कि डर हमारी दुनिया को कैसे बदल सकता है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी का प्लॉट नहीं है। नहीं, ये शायद हमारी अपनी कमजोरियों, हमारी अपनी सोच का आईना भी हो सकता है। ये दिखाता है कि कैसे हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों हो सकता है। वाकई। इस सारांश को जानने के बाद ये सवाल तो मन में रह ही जाता है, जब डर हम पर हावी हो जाता है तो हम अपनी ही समझ पर कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या बाहर की दुनिया ज्यादा डरावनी है या हमारे अपने मन के अंदर छिपे हुए डर? और ये कहानी, जैसा सारांश बताता है, शायद इन्हीं सवालों के अंधेरे कोनों में हमें ले जाती है। और पाठक को शायद अंत में इसी उलझन के साथ छोड़ देती है कि सच्चाई कितनी सब्जेक्टिव हो सकती है ना? हाँ, बिल्कुल। यही इन कहानियों का मजा भी है और सोचने की बात भी।